नायाब अपने बिस्तर पर दो जानों बैठी हुई थी। सामने रखे खुले चिप्स के पैकेट को बेध्यानी में खाती जा रही थी। नमकीन स्वाद के साथ उसकी आंखों से बहते आंसू चिप्स के स्वाद को और भी कड़वा बना रहे थे। कमरे में फैली खामोशी के बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ गूंजी तो उसकी सांस जैसे थम गई। वही डर, वही घबराहट जिससे वह हर रोज़ दो चार होती थी, फिर से उसके वजूद को जकड़ चुकी थी। अभी वह हिम्मत जुटाकर पूछती कि कौन है। बाहर से उसकी माँ की परेशान आवाज़ आई, नायाब दरवाज़ा खोलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? यारम स्टडी रूम में कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आखिर क्यों अपने लिए अजाब खड़ा कर रही हो? जल्दी बाहर आओ, अगर उसे गुस्सा आ गया तो बेवजह तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। नायाब के होंठ कांप उठे, आंसू और तेजी से बहने लगे। वह कांपती आवाज़ में बोली, अम्मा प्लीज़ आज की क्लास कैंसिल करवा दीजिए। मैंने उनका टेस्ट याद नहीं किया, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप अच्छी तरह जानती हैं वो कितने सख्त हैं, ज़रा सी बात पर भी सज़ा दे देते हैं। आज तो टेस्ट याद नहीं हुआ, वो मुझे बख्शेंगे नहीं। कल भी मैंने बहाना बना दिया था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। उसकी जान जैसे हलक में अटक रही थी। जीनत बेगम ने गहरी सांस ली और नरम मगर फैसला कून लहजे में बोलीं, शौहर है वो तुम्हारा, झल्लाद नहीं। अगर तुम बात करोगी तो मान जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही अंदर छुपकर बैठी रहोगी, रोती रहोगी, तो कभी भी नहीं मानेगा। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम्हारा रोना उसे सख्त जहर लगता है। बेवजह रोकर उसके गुस्से को और हवा मत दो, तुम्हें मजबूत बनना होगा नायाब। इस तरह छुपकर बैठने से मसले हल नहीं होते बल्कि और बिगड़ जाते हैं। पढ़ाई के मामले में वो बिल्कुल रियायत नहीं देगा, इसलिए बेहतर है कि सामना कर लो। मसला बयान करोगी तो वो छोड़ देगा, लेकिन अगर सामना नहीं करोगी तो सज़ा देगा। तुम अच्छी तरह जानती हो उसके उसूल को। नायाब के अंदर की टूट फूट और बढ़ गई। वह सिसकते हुए बोली, हर लड़की अपने मंगेतर और शौहर के साथ खुशियाँ बांटती है, एंजॉय करती है, और एक मैं हूँ जो उनसे छुपती फिरती हूँ कि कहीं वो मुझे कुछ पढ़ने पर मजबूर न कर दें। ये पढ़ाई मुझसे नहीं होती अम्मा, कितनी बार समझाऊँ आपको। मुझे कौन सी नौकरी करनी है जो आप सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की, मगर न जाने ये मुझे पढ़ाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मैं अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में जीना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या मसला है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे ही अपना कारोबार आगे बढ़वाएंगे। जीनत बेगम के होंठ कुछ कहने को ही थे कि अचानक एक भारी मर्दाना आवाज़ ने सारा माहौल हिला दिया। यारम की आवाज़ थी जिसमें सख्ती और बेसब्री साफ झलक रही थी। नायाब खानजादी, दरवाज़ा खोलो, वरना अगर मैं अंदर आया तो तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? आधा घंटा हो गया है मुझे तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। मेरे पास तुम्हारे अलावा भी बहुत काम है, मगर तुम मुझे फालतू समझती हो। तुम्हारे लिए मैं ऑफिस का काम छोड़कर आता हूँ। फौरन बाहर आओ वरना तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। बेवजह तमाशा बनाया हुआ है। कब से तुम्हारी अम्मी बाहर खड़ी कह रही हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, और तुम अंदर खड़ी बकवास कर रही हो। नौकरी करवाएंगे, कारोबार संभालने के लिए देंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या क्या सोचती रहती हो तुम? को सिउ कित्सा मिलती थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर आकर उसे कान के नीचे दो जड़ दे जिसकी अक्ल काम नहीं करती। नायाब की रूह जैसे कांप गई। वह कांपते लहजे में बोली, तो आप वो काम कर लें। मुझे नहीं पढ़ना आज, मुझे टेस्ट याद नहीं है। प्लीज़ छोड़ दें। प्रॉमिस कल मैं आपको अच्छे से टेस्ट याद करके दूंगी। मैं मानती हूँ कल भी मैंने यही कहा था, लेकिन अब सच बोल रही हूँ। कल आपको लाजमी टेस्ट मिलेगा। बस आज मुझे रियायत दे दें, मैं अंदर बैठकर पढ़ाई ही करूंगी। उसकी जान निकल रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह कमरे तक आ जाएगा। यारम की आवाज़ और सख्त हो गई, मैं 10 तक गिनता हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आई तो अपनी खैर मनाना। मैं इतनी ज़्यादा ढील किसी को नहीं देता। तुम हद से ज़्यादा ढीठ होती जा रही हो। वह जैसे बंद कमरे में बैठी मौत का फैसला सुन रही थी। उसकी गिनती शुरू हुई, 1 2 2 बिंदु। नायाब ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह हिचकियों के साथ रो पड़ी, अच्छा अच्छा आप जाइए, मैं आ रही हूँ। वह अच्छी तरह जानती थी जो वह कहता है करके रहता है। वह उसे किसी भी कीमत पर तैश नहीं दिलाना चाहती थी। यारम के कदमों की आहट दरवाजे से दूर जाती गई, मगर जाते जाते वह फिर गरजा, सिर्फ 10 मिनट हैं, फौरन किताबें लेकर स्टडी रूम में आ जाना, वरना नतीजा तुम्हें खुद मालूम होगा। मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा।
उसकी आवाज़ गूंजी और फिर खामोशी छा गई। नायाब वहीं बिस्तर पर गिर सी गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। आंखों से बहते आंसू उसके हाथों को तर कर रहे थे। उसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर वह कब तक इस डर, इस दबाव और इस बोझ तले घुटती रहेगी। कमरे की दीवारें भी जैसे उसकी बेबसी पर मातम कर रही थीं। बाहर सूरज पूरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन नायाब की दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद नायाब ने रोती आंखों को आस्तीन से पोंछा और घबराहट के साथ स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर प्रवेश करते ही उसके कदम डगमगा गए। कमरे की हवा में गंभीरता और दबाव की एक अजीब सी लहर थी। लकड़ी की बड़ी मेज के पीछे यारम खानजादा अपनी खास कुर्सी पर टिका लैपटॉप पर झुका था। उसकी निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं, पर पूरा ध्यान सामने खड़ी उस मासूम गुड़िया पर था जो उसका नाम धारण किए हुए थी। नायाब को अंदर आता देख उसने एक पल के लिए सर उठाया, एक नज़र डाली और फिर से काम में लग गया। नायाब का दिल और डूब गया। वह धीरे धीरे मेज के पास आई, पर हिम्मत न जुटा सकी कि सीधी खड़ी हो सके। उसकी आंखों से बहते आंसू बेकाबू होकर गालों पर ढलकने लगे। डर के मारे उसे हमेशा रोना ही आता था। कुछ देर तक वह खुद को संभालती रही, पर आखिरकार सब्र टूट गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे याद नहीं हुआ टेस्ट, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। आज बस छोड़ दीजिए, वादा करती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, अपनी तरफ से 100% दूंगी, सिर्फ एक बार रियायत दे दीजिए। वह जोर जोर से रो रही थी, पर जानती थी कि सामने बैठा हुआ शख्स उसके रोने को भी पसंद नहीं करता। यारम ने लैपटॉप धीमे से बंद किया, कुर्सी पर सीधा बैठा, आंखों में सख्ती और माथे पर तनाव साफ झलक रहा था। याद नहीं हुआ? क्यों? वजह बताओ। उसके लहजे में नरमी बिल्कुल नहीं थी। ये रोज का नाटक था। टेस्ट के मामलात में वह हमेशा ऐसे ही बहाने ढूंढती थी, पर आज उसने ठान रखा था कि उसका ठीक से हिसाब किताब कराएगा। अगर वजह मजबूत होगी तो कुछ नहीं कहूंगा, पर बहाना निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और एक बात जहन में बिठा लो, झूठ कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। घर में 1000 नौकर हैं और घर के लोग भी। अगर किसी से पूछा और उसने तुम्हारी वजह उलटी बताई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायाब का सांस ठहर गया। वह चुप खड़ी रही, उंगलियां एक दूसरे में फंसी, निगाहें झुकी रहीं। यारम फिर धीरे पर दबाव भरी आवाज में बोला, मैं पूछ रहा हूं, क्यों याद नहीं किया? बोलो। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह हिचकते हुए बोली, आज आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी, बहुत दिनों बाद मिली। इसी वजह से मुझे समय नहीं मिला याद करने का। देखिए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने आपसे सच्चा बयान किया है। वादा करती हूँ कल आपको पूरा टेस्ट याद करके दूंगी और सच्ची कोई गलती नहीं होगी। प्लीज़ आज रियायत दे दीजिए खान जी। यह सुनते ही यारम का दिमाग घूम उठा। वह मेज़ पर हाथ मारी और बोला, वाह नायाब खानजादी, तो ये हैं तुम्हारी वजहें? तुम्हारे पास अकल है या बीच आई हो? दोस्त आई तो सारी जिम्मेदारियां भूल गई? जब तुम्हें पता था आज तुम्हें कोचिंग में टेस्ट देना है तो तुम उसे कह देती कि आज तुम्हारे पास समय नहीं है, वो बिना इजाज़त घर नहीं आती। तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि पढ़ाई का मकसद क्या होता है? तुम्हारे लिए पढ़ाई मजाक है। तुम कुछ लड़कियों के ख्वाब जी रही हो, पर तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। मैंने कहा था ना, हर हाल में टेस्ट याद होना चाहिए, और तुम दोस्ती निभाने में मशगूल थीं। मेरा मन कर रहा है तुम्हारे कान के नीचे 2 लगाऊं। नायाब और झुक गई, निगाहें और जमीन पर टिक गईं। डर के मारे हाथ पांव कांप रहे थे। जब वह अच्छे मूड में होता था तो हमेशा लाड करता था, पर पढ़ाई के मामले में वह बिल्कुल रियायत नहीं देता। पढ़ाई के वक़्त वह यारम खानजादा नहीं बल्कि प्रोफेसर यारम बन जाता था। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। वह बस सिसक रही थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। यारम ने आगे कहा, तुम्हें अब अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेना होगा। ये कोई खेल नहीं है। मैंने तुम्हें मौका दिया कि वजह बताओ, पर बहाना सुनकर मेरा यकीन और टूट गया। तुम हमेशा रो धोकर काम नहीं चलाती। हकीकत यह है कि तुम मेहनत नहीं करती, सिर्फ वक्त बर्बाद करती हो। अगर मेहनत करके थोड़ा बहुत टेस्ट याद कर लो तो रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर तुम सदा की तरह ढीठ हो। मैं तुम्हें समझाता रहा, पर न तुमको पहले कभी बात समझ आई और न अब समझ आ रही है। नायाब का अस्तित्व कांप रहा था। वह हाथों की कुटी से आंखें पोंछने लगी। यारम ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए आज सजा मिलेगी।
हर बार तुम्हारे इस रोने से मैं पिघल जाता हूँ, पर आज नहीं पिघलूंगा। जो टेस्ट मैंने दिया था उसके 2 सवाल और बढ़ा रहा हूँ। अब कल तक ये सब याद करके आना, और अगर कल याद नहीं हुआ तो याद रखो नायाब, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें भयानक सज़ा दूंगा, पर माफ़ी बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मजाक नहीं चलने वाला। कुछ दिन बाद तुम्हारे पेपर हैं, अब बिल्कुल भी रियायत नहीं मिलेगी। वह कुछ और कहने ही वाला था कि नायाब के मुंह से बेइच्छा चीख निकल पड़ी। नहीं, ये नाइंसाफ़ी है, मुझे इतना याद नहीं होगा। प्लीज़ 2 कम कर दें, मैं वैसे भी नहीं याद कर सकी। 2 और कैसे करूँगी? आप ऐसा न करें, देखिए मैं वादा कर रही हूँ, मैं कल वाकई दे दूँगी। बस आज अलीशा आ गई थी, इस वजह से रह गया, वरना आज मैं आपको ज़रूर टेस्ट देती। यारम कुर्सी से उठकर मेज़ के करीब आ गया था, जबकि वो बेकाबू होकर 2 कदम पीछे हुई। वो उसके सामने खड़ा था। यही तो सज़ा है। जब तक तुम अपनी गलती को नहीं समझोगी, मेहनत की आदत नहीं डालोगी, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगी। रोना बंद करो और हकीकत का सामना करना सीखो, बस बहुत हो गया है। नायाब ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। प्लीज़, प्लीज़ मुझ पर रहम करें, मुझे इतने सवाल मत दें। लेकिन यारम का फैसला पत्थर की लकीर था। मैंने कह दिया है, 2 सवाल और। कल तक पूरी तैयारी चाहिए। अगर नहीं की तो उससे भी सख्त सज़ा के लिए तैयार रहना। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। सिर्फ नायाब की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। यारम वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया था और लैपटॉप खोलकर फिर काम में लग गया। नायाब सर झुकाए, आंखों से आंसू पोंछती धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। उसका दिल और बोझिल हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अब खराब हो चुका था। वो और सख्तियां बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो चुका था। रात का सन्नाटा फैल चुका था। हवेली के बड़े आंगन में खामोशी का राज था। सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की मध्यम आवाज आ रही थी। नायाब अपनी आंखों पर रोने से सूजन लिए धीरे धीरे कदम रखती हुई अपने वालिद के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल जैसे बोझ से दबा हुआ था, सांसें तेज और बेतरतीब थीं। दरवाज़ा हल्का सा धकेलकर उसने अंदर कदम रखा। कमरे में नीम अंधेरा था। एक तरफ लैंप की मध्यम रोशनी जल रही थी। शरीफ खानजादा अपने बिस्तर पर टेक लगाकर अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। जैसे ही नायाब की आंखों से बहते आंसुओं ने उनकी नज़र खींची, वो फौरन चौंक उठे। उन्होंने अखबार समेटा और घबराकर बोले, अरे, क्या हुआ मेरी लाडो को? किसने रुलाया है? अम्मी ने डांटा है? वो मोहब्बत से बोले थे। उनके लिए उनकी बेटी आज भी 4 साल की थी, जिसे वो बेशुमार लाड करते थे। नायाब फौरन उनके पहलू में बैठ गई और बेकाबू होकर उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा, मुझे नहीं पढ़नी पढ़ाई, और खासकर खानजी के साथ तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। वो बहुत गुस्से वाले हैं, हर वक्त डांटते हैं, सज़ा देते हैं। आज तो आज तो उन्होंने मेरे 2 सवाल भी बढ़ा दिए। वो रोते रोते हिचकियां ले रही थी। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास पढ़ने के लिए। फेल होना होगा तो हो जाऊंगी, मगर उनके पास नहीं पढ़ूंगी। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। शरीफ खानजादा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी, मगर उन्होंने अपनी मुस्कान को दबा लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे अगर उनकी लाडली ने यह मुस्कान देख ली तो बेवजह और नाराज हो जाएगी। उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। गुड़िया, ये बातें ऐसे रोने से हल नहीं होती। खानजी तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम्हें उनके साथ अपना रिश्ता निभाना होगा। अगर अभी से तुम दोनों की नहीं बन रही तो आगे जाकर क्या होगा? अगर वो तुम्हें डांट रहे हैं तो तुम अपनी गलती को सुधारो। वो तुम्हारे लिए बेहतर फैसला लेता है। अब मैं तुम्हारा वली नहीं हूं, वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हें उसकी ही बात माननी होगी। मैं कुछ भी कहूं वो राजी नहीं होगा। ये मंगनी नहीं है गुड़िया, ये निकाह है, और निकाह की ताकत हम सब जानते हैं। नायाब ने फौरन सर उठाया, आंखों में बेबसी और गम लेकर बोली, अब्बा, मुझे रहना ही नहीं उनके साथ। वो मुझे समझते ही नहीं हैं, हर वक्त डांट डपट करते हैं। मैं खुश नहीं हूं उनके साथ। आप लोग क्यों नहीं समझते? इतनी भी किसी इंसान पर सख्ती नहीं की जाती जितनी वो करते हैं। शरीफ खानजादा ने अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखों के आंसू पोंछे। मेरी गुड़िया, देखो, बेटियों की जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं, मगर याद रखना, बर्दाश्त करना और निभाना ही असली हुनर है। मर्द अक्सर सख्त होते हैं, उनका मिजाज अलग होता है, लेकिन तुम्हें अपने रवैये से उन्हें बदलने की कोशिश करनी है, न कि खुद टूट जाना है।
अगर वो तुम्हारी किसी बात से नाराज हो रहा है तो तुम थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दो। बेवजह इतना नाराज़ी क्यों हो रही हो? वो तुम्हें सिर्फ पढ़ाना चाहता है, तुम उसकी बात मान लो। आजकल के ज़माने में कहीं भी इतने अच्छे शौहर नहीं मिलते, मगर वो तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ रहा है। खानदान में कोई लड़की इतनी नहीं पढ़ी जितनी तुम पढ़ चुकी हो, और आगे भी वो तुम्हें तालीम दिलाना चाहता है। इसका मतलब साफ है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। नायाब और भी जोर से रोने लगी। लेकिन अब्बा, वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, बस अपनी मनवाते हैं, जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जिस पर हुक्म चलाना ज़रूरी है। मुझे लगता है मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आपने बेवजह मेरा रिश्ता उनके साथ जोड़ दिया है। जब दादा अब्बा कह रहे थे तब आप इस रिश्ते से इनकार कर देते, मगर नहीं, आप तो वही करते हैं जो हमेशा मुझे बुरा लगता है। मैं शरीफ खानज़ादा उसे और करीब करते हुए बड़े सब्र और मोहब्बत से बोले, लाडो, तुम्हारी ये सोच अभी जज्बाती है। हाँ, मैं मानता हूं कि वो सख्त हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारा रिश्ता अब उनसे जुड़ चुका है। अगर अभी तुम हार मान लोगी तो आने वाले कल में तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। बेटियां अगर ज़रा सी बात पर हाइपर हो जाएं तो रिश्ते टूटने लगते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का घर टूटे। नायाब ने थोड़ा सा फासला बनाया और आंसू पोंछते हुए ज़िद्दी लहजे में बोली, अब्बा, मैं बस यही कह रही हूं कि मुझे उनका रवैया बर्दाश्त नहीं होता। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। आप उनसे कहें कि नायाब अब उनसे आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। वो बहुत डांटते हैं और बहुत टेस्ट देते हैं। आप कोई ट्यूटर रख दें या फिर मैं किसी कोचिंग चली जाऊंगी, लेकिन उनके पास नहीं पढ़ना मुझे। वो आज जिद पर अड़ गई थी। शरीफ खानज़ादा ने नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, देखो नायाब, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर रिश्ता बर्दाश्त, समझौते और सब्र से ही चलता है। अगर तुम हर सख्त बात पर टूट जाओगी तो तुम्हारे लिए आगे का सफ़र और मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत करने से ही मंजिलें तय होती हैं। नायाब की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वो कांपती आवाज़ में बोली, अब्बा, मुझे उनसे डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें, मुझे उनके गुस्से से बचाएं। शरीफ खानज़ादा ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बाप जिंदा है, ये कभी मत भूलना। लेकिन मेरी गुड़िया, तुम्हें भी हिम्मत पकड़नी होगी। इतना रोना, इतनी कमज़ोरी दिखाना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, मजबूत बनो। मोहब्बत और सब्र से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मगर वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ बैठकर वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही है। पूरी रात उसका रोते रोते ही गुजर गई, क्योंकि टेस्ट उसे बिल्कुल याद नहीं हो रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ चमक रहा था। सुबह के वक़्त डाइनिंग रूम की बड़ी मेज़ पर सब लोग इकट्ठा बैठे थे। चाय की खुशबू, पराठों की महक और बर्तनों की खनक फिज़ा में घुली हुई थी। खिड़की से आती हल्की हवा कमरे को ताजगी बख्श रही थी। ऐसे में यारम अंदर दाखिल हुआ, सबको बारी बारी सलाम किया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। नाहिद बेगम फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठीं ताकि नाश्ता उसके सामने रख सकें। अभी वो बर्तन मेज़ पर रखती कि यारम भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अम्मी, नायाब कहाँ हैं? उसकी कुर्सी खाली थी। नाहिद बेगम कुछ कहने ही वाली थीं कि जैनत बेगम हिचकिचाहट के साथ धीरे से बोलीं, बेटा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज वो कॉलेज भी नहीं जा रही। तुम नाश्ता करो, मैं अभी तुम्हें दे देती हूँ। भाभी, आप बैठ जाइए। यारम ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, चाची, ये सब ड्रामे हैं। आज कॉलेज में उसका टेस्ट है जिसकी तैयारी मैंने पूरे हफ्ते करवाई है, और आज एन टेस्ट वाले दिन मैडम की तबीयत खराब हो गई। आखिर हुआ क्या है? ये सिर्फ इसके साथ ही क्यों होता है? पिछली बार भी इसने यही ड्रामा किया था और टेस्ट मिस कर दिया था। लगता है इस बार भी ये मैडम फेल होंगी। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। सबके चेहरों पर हैरानी और कशमकश साफ झलक रही थी। शरीफ खानज़ादा ने गला साफ कर बात संभालने की कोशिश की, बेटा, बस रहने दो, आज कल से फिर तैयारी हो जाएगी। तबीयत जब न संभल रही हो तो थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। यारम का चेहरा लाल हो गया। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर बोला, चाचू, इस तरह नहीं होता। ये पढ़ाई है, मजाका नहीं। अगर हम ज़रा सी बात पर ढील देते रहेंगे तो ये कभी कुछ नहीं सीखेगी। बेशक हमें इससे नौकरी नहीं करानी, लेकिन अपनी एक ज़िंदगी तो इसे खुद बनानी है ना। जिस तरह लड़कों के लिए तालीम ज़रूरी है, उतनी ही लड़कियों के लिए भी है। अगर आप लोग इसे बार बार बचाते रहेंगे तो नुकसान इसका होगा। जैनत बेगम ने आंखें नीची कर लीं।
नाहिद बेगम ने धीरे से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, थोड़ा सब्र रखो। सब कुछ सख्ती से नहीं होता। लड़कियां नाजुक होती हैं, प्यार और नरमी से ज्यादा बात समझती हैं। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिद्दीक खानजादा, यारम के वालिद, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, गहरी आवाज में बोले, यारम, तुम्हारा जज्बा हमें समझ आता है, लेकिन इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं होती। जरा हौसले से काम लो। बच्ची है, थोड़ा नरमी दिखाओ। ये सुनकर यारम का गुस्सा और भड़क गया। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसकी नजरें सब पर घूमी और लहजा और तेज हो गया। अब्बा, यही तो मसला है। आप सब उसे लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि ये संजीदा होना ही नहीं चाहती। हर बार कोई न कोई इसकी तरफदारी करता है और नतीजा ये है कि ये मेहनत करने के बजाय बहाने ढूंढती है। आप लोग इसे सहारा नहीं दे रहे, आप लोग इसे कमज़ोर बना रहे हैं। शरीफ खानजादा ने लब खोलने की कोशिश की, मगर यारम ने हाथ के इशारे से रोक दिया। चाचू, आप भी यही कहते हैं कि आज छोड़ दो, कल देख लेंगे। लेकिन ये कल कभी नहीं आता। तालीम में कोई रियायत नहीं होती। अगर अभी नहीं सीखेगी तो कल को क्या करेगी? घर की चारदीवारी में बैठकर रोएगी कि मुझे मौका नहीं मिला। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। नायाब की गैर मौजूदगी ने जैसे सब पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। यारम की आंखों में गुस्से के साथ साथ मायूसी भी झलक रही थी। उसने जोर से अपनी कुर्सी पीछे धकेली। अगर आप सबको यही लगता है कि मैं सख्त हूं तो ठीक है, लेकिन याद रख लीजिए, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों न समझा जाए। ये कहकर वो गुस्से से नाश्ता छोड़कर बाहर निकल गया। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ गूंजी और डाइनिंग रूम में एक भारी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे अल्फाज साथ छोड़ गए हों। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कमरे की घड़ी ने 10 बजाए। बाहर सहन में हल्की हल्की धूप फैल रही थी, मगर नायाब के कमरे में पर्दे गिरे हुए थे। जन्नत बेगम आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुईं। जैसे ही नज़र बिस्तर पर गई, अगले लम्हे उन्होंने बेइख्तियार माथा पीट लिया। नायाब लंबी तान कर सो रही थीं, दुनिया और माफिहा से बेखबर। जन्नत बेगम का गुस्सा चरम पर आ गया। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ीं और नायाब के कंधे को झंझोड़ा। उठो नायाब, ये क्या तरीका है? दिन के 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। नायाब हड़बड़ा कर उठ बैठी, आंखें मलते हुए उलझी हुई आवाज़ में बोली, अम्मा, क्या हुआ? क्यों इस तरह जगा रही हैं? जन्नत बेगम तीखे लहजे में बोलीं, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से यारम नाश्ते का निवाला मुंह में डाले बिना घर से गया है। तुमने ऐसा तमाशा लगा रखा है कि बिला वजह ससुराल जाने से पहले ही सबको अपना दुश्मन बना रही हो। नायाब का माथा शिकन आलूद हुआ। वो रोहानसी आवाज में बोली, उनका तो काम ही यही है अम्मा, हर वक्त मुझसे अटकना, हर वक्त डांटना। अगर मैं कॉलेज नहीं जा रही तो इसमें उनका क्या मसला है? ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं गुजारूं। जन्नत बेगम सख्ती से उंगली उठाकर बोली, खबरदार नायाब, ये बात फिर कभी जबान पर मत लाना। ये तुम्हारी जिंदगी जरूर है, मगर अब वो मुकम्मल तुम पर इख्तियार रखता है। शौहर है तुम्हारा, तुम्हारी खुशी और नाराजगी, तुम्हारे उठने बैठने सब में उसका हक्कर है। अगर अभी से तुम यूं जिद करोगी तो कल को ये रिश्ता कैसे चलेगा? नायाब ने मुंह बना लिया और तेजी से बोली, मैं नहीं मानती ये सब। वो बस चाहते हैं मैं हर वक्त उनकी बात मानूं, अपनी मर्जी से एक पल भी न जीऊं। ये तो कोई जिंदगी नहीं है। जन्नत बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नायाब, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारी जिद तुम्हें बर्बाद कर देगी। सबके सामने तुम्हारा रवैया सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाएगा। यारम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो चाहता है तुम पढ़ी लिखी और समझदार बनो, तुम्हारी भलाई ही चाहता है, और तुम हो कि हर बात पर हठ धर्मी पर उतर आती हो। उसने पलटकर आंखों में आंखें डालकर बोला, भलाई? भलाई तो वो सिर्फ अपने गुस्से से दिखाते हैं, कोई प्यार, कोई नरमी नहीं। मैं क्यों सुनूं उनकी हर बात? जन्नत बेगम सर झटक कर बोली, बस बहुत हो गया। अब ये हठधर्मी खत्म करो और मेरी बात गौर से सुनो। आज वो भूखा गया है और तुम्हें फौरन नीचे जाकर उसके लिए कबाब बनाने हैं। तुम्हारे हाथ के कबाब उसे पसंद हैं। अभी उठो और जाकर ये काम करो। नायाब की आंखें फैल गईं। वो फौरन चीखी, मैं क्यों बनाऊं? मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। मुझे अपना टेस्ट याद करना है, ये सब मेरा काम नहीं है। जन्नत बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सख्ती से बोली, यही वक्त है सीखने का। बेटियां घर संभालती हैं, शौहरों को खुश रखती हैं। अगर अभी से तुम इनकार करोगी तो आगे जाकर तुम्हारे लिए मसाइल खड़े होंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए सख्ती से कह रही हूँ,
अभी फौरन उठो, फ्रेश होकर नीचे आओ और कबाब तैयार करो। नायाब ने मुंह फुलाकर रुख मोड़ लिया। अम्मा, आप बस जबरदस्ती करती हैं। मैं नहीं चाहती, जन्नत बेगम ने और बोला। चाहती हो या नहीं मेरा मसला नहीं है, लेकिन आज ये काम करोगी। मेरी बात को हुक्म समझो, ये गुजारिश करना हर कीमत पर पड़ेगा। ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गईं। नायाब ने आंखें घुमाकर तकलीफ भरी सांस ली, जैसे कोई बोझ ढोने जा रही हो। फिर मुंह बनाकर उठी और आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम की तरफ बढ़ गई ताकि फ्रेश होकर नीचे जा सके। उसके कौदमों में बोझ और चेहरे पर नागवारी साफ झलक रही थी। वक़्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम का समय था। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी जगमगा रही थी। नायाब हाथ में कबाबों की प्लेट और दूसरी तरफ किताबों का ढेर उठाए स्टडी रूम में दाखिल हुई। सामने यारम अपनी कुर्सी पर झुककर लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में क्लिक की आवाज़ के अलावा पूरी खामोशी छाई हुई थी। नायाब ने धीरे से सलाम किया और उसके पास जाकर बैठने ही लगी थी कि वह अचानक तेज लहजे में बोला, क्या मैंने तुम्हें बैठने का हुक्म दिया है? नायाब के कदम वहीं रुक गए। वह नज़रें झुकाते हुए आहिस्तगी से बोली, मैं तो बस आपके लिए कबाब लेकर आई हूं। यारम ने लैपटॉप बंद करते हुए उसे घूरा। कबाब बाद में, पहले ये बताओ, सुबह तुम कॉलेज क्यों नहीं गईं? 1 हफ्ते से मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवा रहा था। तुम्हारे पेपर के लिए रातें जाग रहा हूं। ये सब किस लिए था? नायाब हिचकिचाते हुए बोली, ये बोर्ड थोड़ी है, बस कॉलेज का टेस्ट ही तो है। इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता। आप इतनी फिक्र मत करें। यारम ने गुस्से से कुर्सी के बाजू पर हाथ मारा। यही तो मसला है तुम्हारा। जब अपनी बेस ही अच्छी नहीं बनाओगी तो आगे बोर्ड में क्या करोगी? अभी से ये लापरवाही, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम अपना नुकसान खुद कर रही हो। नायाब दबे लबों से बोली, मर्जी होती है इंसान की, देना चाहे या न दे। आप बेवजह हर चीज़ सर पर सवार करते हैं। यारम ने तंजिया खेहे ख्वा लगाया। मर्जी, तुम जैसी लड़कियां यही कहती हैं। सुन लो नायाब, तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जैसी लड़कियों की तो फौरन शादी कर देनी चाहिए। जब मैं तुम्हारी रुखसती अपने साथ करूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि शादी के बाद लड़की पर कितनी जिम्मेदारियां आती हैं। अभी पढ़ाना चाहता हूं तो तुम जिद कर रही हो। नायाब रोहान सी आवाज़ में बोली, आप मुझे हमेशा ही डांटते हैं। आप समझते ही नहीं कि पढ़ाई के साथ भी इंसान का दिल होता है, सब ज़बरदस्ती से नहीं होता। यारम सख्त लहजे में बोला, ये दिल वाली बातें बाद में करना, अभी पढ़ाई करनी है तो करनी है। जिद और नखरे छोड़ दो। कमरे में खामोशी छा गई। यारम की आवाज़ कमरे की दीवारों से गूंजी और फिर धीरे धीरे मद्धम हो गई। नायाब के आंसू तेजी से बहने लगे। वह रोते रोते आगे बढ़ी और कबाबों की प्लेट उसके सामने रखते हुए हिचकियों के बीच बोली, ये खा लीजिए, मामा ने कहा था आपके लिए बना दूं। यारम ने एक लम्हे को उसे देखा। नायाब की आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसका दिल नरम पड़ रहा था। उसने प्लेट पर नज़र डाली, फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, अच्छा बस, रोना बंद करो, निकालो अपनी किताबें, पढ़ाई शुरू करते हैं। नायाब ने कांपते हाथों से किताबें खोलीं, मगर आंसू लगातार बहते जा रहे थे। यारम खफगी से बोला, आंसू साफ करो, ये रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर पढ़ना है तो मजबूत बनो। नायाब ने आस्तीन से आंखें पोंछीं और हिचकियों को दबाने की कोशिश की। यारम ने प्लेट एक तरफ रखी और किताब उसके सामने खोल दी। चलो, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अब एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। नायाब ने थोड़ी देर खामोश रहकर सर झुका दिया और सफ़्ठे पर नज़र जमा दी। कमरे की फिजा में अब भी कशमकश मौजूद थी, लेकिन यारम के लहजे की सख्ती में अब वो शिद्दत बाकी नहीं थी। उसका गुस्सा उसे तोड़ रहा था और वह उसे तोड़ना नहीं, मजबूत बनाना चाहता था। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। ड्राइंग रूम की हल्की मध्यम लाइट्स पूरे कमरे में सुकून सी फिजा पैदा कर रही थीं। सोफे पर टेक लगाए यारम बैठा हुआ था। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी, मगर आंखों में कहीं न कहीं नरमी छुपी हुई थी। दरवाज़ा खुला तो नायाब मुंह बनाए हुए अंदर दाखिल हुई। उसके कदम आहिस्ता थे, जैसे ज़बरदस्ती आई हो। यारम ने उसे देखा तो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। नायाब पेशानी पर बल डालते हुए बोली, बोलिए, आपने मुझे बुलाया था? यारम पलक झपके बिना उसे घूर कर बोला, हाँ बुलाया था, लेकिन मैंने 15 मिनट पहले बुलाया था। तुम अब आ रही हो। किताबों का पुलिंदा हाथ से ऊपर उठाकर दिखाया। मैं आपका टेस्ट ही याद कर रही थी, किताबें वगैरह समेटने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा बताइए, क्या काम है?
चाय वगैरह पीनी है या कपड़े इस्त्री करने हैं? यारम ने एक लम्हे को उसके तासुरात देखे, फिर कुर्सी की पुश्त से हाथ हटाते हुए बोला, नहीं, ये सब कुछ नहीं। सोच रहा था आइसक्रीम खाने चलते हैं। नायाब ने हैरत से पलकें झपकाईं और उसे देखती रह गई। क्या, आइसक्रीम? ये आपको अचानक आइसक्रीम खिलाने का ख्याल कैसे आ गया? यारम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो उसने जल्दी दबा ली थी। बस ऐसे ही ख्याल आ गया। चल रही हो तो बताओ, वरना मैं किसी और के साथ चला जाता हूं। नायाब के माथे की शिकनें और गहरी हो गईं। वाह, बड़ी मेहरबानी है आपकी। दिन भर मुझे डांट डांट कर रुलाया और अब कह रहे हैं आइसक्रीम खाने चलते हैं। यारम ने संजीदगी का लिबास ओढ़ रखा था, मगर लहजा नरम था। हाँ तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और फ्री टाइम में थोड़ा रिलैक्स। तुम हर वक्त बस रोना ही जानती हो। नायाब मुंह फुलाकर बोली, मैंने कब कहा मुझे आइसक्रीम खानी है? आप जाइए किसी और के साथ, मुझे टेस्ट याद करना है। यारम ने हाथ बांध लिए। अच्छा, ये जो तुम कह रही हो ना, हकीकत में उसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल है जाने का, बस नखरे कर रही हो। नायाब फौरन तेज आवाज में बोली, बिल्कुल गलत समझे आप। दिल नहीं है मेरा। वैसे भी आपकी बातें सुनने के बाद किसका दिल चाहेगा आपके साथ बाहर जाने को? यारम तंजिया अंदाज में बोला, ओह अच्छा, तो अब मेरे साथ जाना सजाए मौत के बराबर हो गया है। नायाब ने कंधे उचकाए। कम से कम आइसक्रीम खाने के बहाने डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है मैं नहीं जाऊं। यारम कदम उसके करीब बढ़ाते हुए आहिस्ता लहजे में बोला, सुन लो नायाब, मैं जिद्दी हूं। जब कह दिया है तो जाना ही पड़ेगा, वरना आगे जब भी तुम्हें टेस्ट याद न हुआ सज़ा डबल होगी। नायाब ने आंखें फाड़कर उसे देखा। क्या, आइसक्रीम न खाने पर भी सज़ा? आप दुनिया के सबसे अजीब इंसान हैं। यारम ने हल्का सा कहखा लगाया। हाँ वो तो हूं। अब सीधा सीधा कह दो, दिल चाह रहा है जाना का या यूं ही नखरे करती रहोगी? नायाब ने होंठ काटते हुए सर झुकाया। बस थोड़ी सा दिल चाह रहा है, लेकिन ये मत समझें आपके डर की वजह से मान रही हूं। यारम ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दीं। मुझे डर की जरूरत ही कब है? तुम्हें पता है, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए सोचा आज का मूड बदल देता हूं। नायाब ने चौंक कर सर ऊपर उठाया। क्या कहा आपने? यारम ने फौरन रुख मोड़ लिया और संजीदा लहजे में बोला, कुछ नहीं, बस ये बताओ, कौन सा फ्लेवर खाओगी? नायाब ने मुस्कुराकर आंसुओं को छुपाया और आहिस्ता से बोली, चॉकलेट, लेकिन प्लीज रास्ते में मुझे डांटेंगे नहीं। वो नरम आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वापसी पर टेस्ट दोबारा याद करोगी। वो तनकर बोली, अच्छा बाबा, आप जीत गए, बस अब चलें भी। कमरे में हल्की सी हंसी की गूंज फैल गई थी। दोनों ने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे। यारम की नज़रें सख्ती के बावजूद एक सुकून लिए हुई थीं, जबकि नायाब के दिल में पहली बार एहसास जागा था कि शायद उसकी ज़िद्दी तबीयत के पीछे कहीं न कहीं नरमी छुपी है। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। दोपहर के वक़्त लॉन में शोर शराबा मचा हुआ था। नायाब अपने छोटे छोटे कजिन्स के साथ क्रिकेट खेलने में मग्न थी। दुपट्टे को लापरवाही से पीछे बांधे, हाथ में बैट थामे, वो खुद को किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी से कम नहीं समझ रही थी। सामने खड़ा कजिन गेंद घुमाता हुआ बोला, आखिरी बॉल। नायाब हंसते हुए चीख कर बोली, हाँ बस जल्दी आखिरी बॉल करा दो, इससे पहले कि चंगेज खान जाग जाए। सब बच्चे उसकी बात पर कहखा लगाते हुए तालियां बजाने लगे। जैसे ही कजिन ने बॉल फेंकी, नायाब ने पूरी ताकत से शॉट मारा। बॉल सीधी उड़ती हुई यारम के कमरे की खिड़की से टकराई। जोरदार आवाज के साथ शीशा चकनाचूर हो गया। ओह तेरी, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। सब कजिन्स डर के मारे इधर उधर भाग खड़े हुए। भागो भागो, वरना अभी कयामत आ जाएगी, एक कजिन ने चीखते हुए बोला। नायाब के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, पसीना माथे से टपकने लगा था। जान बचाने की गरज से वो हाँफती कांपती सीधी स्टडी रूम में घुस गई। जल्दी से एक किताब उठाई और मुंह के आगे रखकर सोफे पर बैठ गई, जैसे बड़े इन्हमाक से पढ़ाई कर रही हो, क्योंकि जानती थी यही एक जगह है जहां बचा जा सकता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे की हल्की सी चरमराहट हुई। यारम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती नमूदार थी, मगर आंखों में एक अजीब सी शरारत झलक रही थी। वो आहिस्ता से कदम बढ़ाते हुए नायाब के सामने रुका और हल्की मुस्कुराहट दबाए बोला, किताब उल्टी पकड़ी है तुमने? उसने फौरन किताब सीधी कर ली थी और सर झुकाकर दबे लहजे में बोली, मैं तो बस वो होमवर्क याद कर रही थी।
यारम कुर्सी खींचकर बैठते हुए हाथ मेज पर मारकर बोला, होमवर्क याद कर रही थी या कुछ और? खैर अच्छा, अपना होमवर्क लेकर आओ, मुझे चेक कराओ। इस बार फेल हुई ना तो बखुदा तुम्हारी रुखसती कर दूंगा, फिर मेरे बच्चों को ही पैदा करती रहना सारी जिंदगी। नायाब की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। क्या मतलब? ये कैसी धमकी है? मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन हूं? उस आइसक्रीम पार्टी के बाद वो थोड़ा नरम हो गया था। यारम ने भौहें उठाईं। हाँ तो? जब पढ़ाई नहीं करनी, जिम्मेदारी नहीं निभानी तो फिर यही अंजाम है। नायाब दांत पीसते हुए बोली। इतवार का दिन था। पूरा हफ्ता आप मुझे पढ़ाते हैं, एक दिन भी सुकून का नहीं मिल सकता क्या? थोड़ा सा खेल लिया तो कौन सा आसमान गिर गया है? यारम उंगली उठाकर सख्ती से बोला, खेलने का यही तरीका है? पूरे लॉन को अखाड़े का मैदान बना लो और ऊपर से मेरा शीशा तोड़ दिया, ये कोई तमाशा है? नायाब ने झुंझलाकर किताब बंद की और तेज लहजे में बोली, हाँ तो ठीक है, आपका शीशा टूट गया है तो मरम्मत करवा लीजिए, मुझे क्यों रुखसती और बच्चों के ताने देते हैं? यारम आगे झुकते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें समझाना है, तुम्हारी जिद और लापरवाही की कोई हद नहीं, शादी के बाद ये सब नखरे नहीं चलेंगे। नायाब फौरन बोली, और शादी के बाद क्या मैं आपके घर की नौकरानी होंगी? हर वक्त बस आपकी डांट सुनती रहूं और बच्चे पैदा करती रहूं? वो आज दो हाथ करने के मूड में थी और उसका ये अंदाज़ा यारम को खूब भा रहा था। यारम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने उसे सख्ती से छुपा लिया। नौकरानी नहीं, मगर जिम्मेदार बीवी जरूर, और जिम्मेदार बीवी कभी इतनी लापरवाह नहीं होती जितनी तुम हो। नायाब हाथ बांध कर बोली, जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन इंसान को खुश रहने का हक भी है। आप मुझे हर वक्त डराते रहते हैं, कभी रुखसती, कभी बच्चे, कभी फेल होने की सज़ा। यारम ने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। ये सब इसलिए कि मैं चाहता हूं तुम संजीदा हो जाओ। तुम्हारे लिए सख्ती कर रहा हूं, अपना वक़्त ज़ाया नहीं कर रहा। नायाब होंठ भींच कर बोली, आप इसे सख्ती कहते हैं? मेरे लिए तो ये अजाब है, मैं किसी की धमकियों से नहीं पढ़ूंगी। वो वाकई जिद पर अड़ी हुई थी। यारम ने लम्हा भर के लिए उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, मगर वो जिद्दी अंदाज में सर उठाए खड़ी थी। ठीक है, यारम भारी आवाज में बोला, फिर याद रखना, अगर फेल हुई तो अगली बार क्रिकेट के बजाय बस रुखसती की तैयारी करना। नायाब फौरन तेज लहजे में बोली, और अगर पास हो गई तो? वो सर्द महरी से बोला, तो फिर सोचूंगा, शायद एक दिन खेलने की इजाज़त दे दूं। नायाब ने मुंह बनाया, कितने जालिम हैं आप? यारम ने हंसते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला। हाँ, ये जालिम ही तुम्हें एक दिन कामयाब बनाएगा। नायाब ने जोर से किताब मेज पर पटकी और बड़बड़ाई, खुदा करे आपका शीशा रोज टूटे। मगर दिल ही दिल में वो जानती थी कि यारम की ये सख्ती कहीं न कहीं उसके लिए फ़ायदेमंद थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 2 हफ्ते बाद लाउंज की रोशनी मध्यम थी। शाम की थकन अब भी माहौल में घुली हुई महसूस हो रही थी। वो गहरी खामोशी के साथ सोफे पर सिमटी बैठी थी, जैसे दिल में कोई तूफान छुपा रखा हो। उसके चेहरे पर हल्की उदासी के आसार थे, आंखों में एक अजब सा खला। जीनत बेगम आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके पास आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में बेटी के लिए तशवीश नमूदार थी। क्या हुआ है? उन्होंने नरमी से पूछा। यूं चुपचाप बैठी हो, लगता है दोस्त की रुखसती का असर ले लिया है। वो हिचकिचाते हुए बोली, अम्मा, बात कुछ और है। आपको पता है शादी के कितने फ़ायदे हैं? दुल्हन बनते ही सब उसकी इज्जत करते हैं। कोई जेवरात की तारीफ कर रहा होता है, कोई जोड़े को देखकर रश्क कर रहा होता है, तो कोई आपको प्रोटोकॉल दे रहा होता है। मेहंदी, मेकअप, जहेज, तोहफे, और सबके बीच में दुल्हन की शान ही अलग होती है। जीनत बेगम ने चौंक कर उसे देखा। ये क्या बातें कर रही हो? वो तेज़ी से बोली, आंखों में एक जिद और ख्वाब का इम्तिजाज था। अम्मा, मुझे भी शादी करनी है। पढ़ाई के झंझट से जान छूट जाएगी। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पूरे 18 की। बस मैंने तय कर लिया है, मैं खानजी से ही शादी करूंगी और अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। जीनत बेगम सख्त लहजे में बोली, पागल हो गई हो क्या? आहिस्ता बोलो, लड़कियां अपनी शादी की बातें यूं नहीं करती। वो जिद्दी अंदाज में बोली, आवाज़ बुलंद करके, मगर मैं करूंगी। मैंने कह दिया है, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं न खाना खाऊंगी न पानी पीऊंगी। अम्मा, ये कोई खेल नहीं है, ये मेरा फैसला है। जीनत बेगम ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं। ये जिद बच्चों को जेब देती है, शादी कोई तमाशा नहीं। वो फौरन बोली, तमाशा नहीं तो फिर क्या है? सब लोग तारीफों के पुल बांधते हैं, सब कुछ दुल्हन के गर्द घूमता है।
अम्मा, मुझे भी वही दिन देखने हैं। आप ताऊ से बात करें। जीनत बेगम तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोलीं। ताऊ से बात? और तुम्हारे बाप का क्या? उनकी मर्जी के बगैर ये सब मुमकिन है? वो बेसब्री से बोली। उन्हें भी मानना पड़ेगा। आप बात करेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। अम्मा, मैं आपको साफ कह रही हूं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जीनत बेगम ने गुस्से से माथा पीटा। या खुदा, ये लड़की कहाँ से कहाँ जा रही है? शादी की जिद में ये अपनी अक्ल भी खो बैठी है। वो फौरन खड़ी हुई, पांव पटकते हुए जैसे एहतिजाज कर रही हो। अम्मा, आप वादा करें कि बाबा से बात करेंगी, वरना मैं कसम खाकर कहती हूं कुछ नहीं खाऊंगी। जीनत बेगम सख्ती से बोली। पहले ये जिद छोड़ो, वरना मैं खुद तुम्हारे बाप को बता दूंगी तुम्हारी ये हरकतें। वो गुस्से से मुंह फेर कर बोली। बता दें, मुझे परवाह नहीं, मगर मेरी जिद पूरी होनी चाहिए। वो वाकई लाडली थी जिसने उसे अब जिद्दी बना दिया था। ये कहकर वो झटके से सोफे से उठी और भागती हुई अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। कमरे में दाखिल होते ही उसने आंखों से बहते आंसू पोंछे और बिस्तर पर जाकर औंधे मुंह गिर गई। हर बात में रोना उसका पसंदीदा मशगला था। जीनत बेगम ने मायूसी के आलम में लंबी सांस ली और सर पकड़कर बैठ गईं। या खुदा, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। अभी बच्ची है और ख्वाब देख रही है अपनी शादी के। क्या करूं इसका? लाउंज में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ उनकी बड़बड़ाहट और बेटी के कमरे का जोर से बंद किया गया दरवाज़ा इस सारी जिद का गवाह बना खड़ा था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद लाउंज में दिन का मंजर कुछ और ही था। घड़ी की सुइयां आहिस्तगी से हरकत कर रही थीं, मगर सबके चेहरों पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थीं। सिद्दीक साहब अखबार एक तरफ रखे गहरी सोच में डूबे हुए थे, जबकि जीनत बेगम बार बार घबराहट से पलकें झपक रही थीं। वो आखिरकार सिद्दीक साहब की तरफ मुतवज्जा हुईं और कदरे भारी आवाज में बोलीं। भाई साहब, ये लड़की तो हद से बढ़ गई है। 2 दिन हो गए हैं उसने कुछ नहीं खाया। मैं समझा बुझाकर थक गई हूं, मगर ये अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि मैं 18 की हो चुकी हूं, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बस रुखसती चाहिए। आप ही कुछ कीजिए। यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि यारम, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, अचानक बोल उठा। उसकी आवाज़ में सख्ती भी थी और थकान भी। ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। पढ़ाई से भागने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, मगर यह नहीं जानती कि शादी के बाद भी मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं करेगी, मेरी जान से भी आराम नहीं पाएगी। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। सिद्दीक साहब ने चौंक कर यारम को देखा। उनकी आवाज़ धीमी मगर सोच में डूबी हुई थी। मगर बेटा, बात तो ये है कि वह इतनी भी छोटी नहीं है। 18 साल की हो गई है, समझ-बूझ रखती है। और फिर कौन सा ये घर से बाहर जा रही है? शादी के बाद भी हमारे ही बीच रहेगी। तो इतनी फिक्र क्यों? यारम ने फौरन बात काट दी। उसके लहजे में जिद और अज़्म साफ था। बाबा, ये नौकरी या शोहरत की बात नहीं है। मसला ये है कि मैं नहीं चाहता कि वह कभी समाज में अपने को कमतर समझे। आगे चलकर कई मौके आएंगे जब उसे महसूस होगा कि काश मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती। उस वक्त का दुख वह सह नहीं पाएगी और न मैं देख पाऊंगा। जैनत बेगम बेचैनी से बोली। मगर यारम, वह भूख हड़ताल पर है। 2 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं डाला। हम कब तक देखते रहेंगे? यारम ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला। यही तो कह रहा हूँ चाची, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। न उसे भूखा देख सकता हूँ, न ये जुल्म अपने दिल पर सह सकता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से हाँ है। आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, बाकी उसे संभालना मेरा काम है। जब ये मेरी दस्तरस में आ जाएगी तो मैं अपने तरीके से इसे कायल कर लूँगा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सब चौंक गए। जैनत बेगम के होंठों पर हैरत और तसल्ली का मिला जुला असर उभरा, जबकि सिद्दीक साहब ने मुस्कुराकर गहरी नज़र बेटे पर डाली, जैसे उनके दिल का बोझ उतर गया हो। उसी पल नाहिद बेगम खुशी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में खुशी की खनक। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है? चलो, मैं फ़ौरन मुंह मीठा करवाती हूँ। ये कहकर वह झटपट किचन की तरफ बढ़ गईं। कमरे में अचानक रौनक फैल गई। जैनत बेगम ने सुकून की लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए सिद्दीक साहब को देखा। भाई साहब, सच पूछें तो दिल का बोझ हल्का हो गया, वरना ये लड़की तो मेरी जान निकाल कर रख देती थी। सिद्दीक साहब धीमे से मुस्कुराए। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो शादी की तैयारियों में क्या क्या मज़े आएंगे।
इतने में नाहिद बेगम मिठाई की प्लेट लेकर लौट आईं और सबको मुंह मीठा कराया। माहौल में जो परेशानी और बोझ कुछ देर पहले तक मौजूद था, वह खुशी और कहकों में बदल चुका था। 2 हफ्ते बाद कमरे में हल्का अंधेरा था। धीमी धीमी लाइटें जल रही थीं और बीच में सोफे पर वह पीला जोड़ा पहने बैठी थी। सामने टीवी स्क्रीन पर कोरियन सीरीज चल रही थी और उसके हाथ में चिप्स का पैकेट था। वह हंसते हुए चिप्स मुंह में डाल रही थी कि अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। उसने चौंक कर जल्दी से रिमोट बंद किया और बेमकसद अपने दुपट्टे को संभालते हुए बोली, कौन है? दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर यारम दाखिल हुआ। उसे देखते ही वह हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चेहरा दुपट्टे से ढकते हुए घबराई आवाज़ में बोली, खान जी, आप बाहर जाइए, मेरा आपसे पर्दा है। अम्मा ने कहा है रुखसती तक आप मुझे नहीं देख सकते। अभी अभी फौरन बाहर जाइए। यारम के होंठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आया। हर कदम के साथ वह पीछे हटती गई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। अगले ही पल यारम ने एक झटके से उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। वह घबराहट में कांप उठी, मगर यारम उसके कान के पास झुककर सरगोशी में बोला, यह रस्में उनके लिए होती हैं जो नाम हरम हो। तुम मेरी महरम हो, मेरी बीवी। तुम पर कोई पर्दा नहीं। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें उलझ सी गई थीं। ये क्या कर रहे हैं आप? वह हकलाकर बोली। यारम ने नरमी से उसके माथे पर चुंबन दिया और धीरे से बोला, क्या करूं? आज तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा रूप दिल को ऐसा भा गया है कि नज़र हटती ही नहीं। फंक्शन में सबके बीच बैठा था, मगर निगाहें बार बार तुम पर जा टिकती थीं। दिल ने कहा, तुम्हारा सदका उतार दूं, तभी यहाँ आया हूं। ये कहते हुए उसने जेब से हजार के कई नोट निकालकर उस पर से वार दिए, फिर एक तरफ रख दिए। वह हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। ये सब क्या है? वह धीमी आवाज़ में बोली। यारम मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी शुक्रगुजारी है, तुम्हारी हिफाजत की दुआ है, नज़र लगने से बचाने का तरीका है, क्योंकि आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मुझे डर है कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए। वह नजरें झुकाए, दिल की धड़कन को संभालते हुए चुप खड़ी रही। यारम ने उसके गाल को छुआ और हंसकर बोला, छोटी सी दुल्हन लग रही हो, अभी से इतनी घबरा रही हो, कल जब रुखसत होकर आओगी तो पता नहीं मेरा क्या हाल करोगी। वह शर्माकर तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगी। छोड़िए मुझे, ऐसा मत कीजिए। वह उसकी जरा सी कउर्बत पर लाल हो गई थी। यारम ने तुरंत उसके बाजू छोड़ दिए, मगर नजरें नहीं हटाईं। ठीक है, छोड़ दिया, मगर याद रखना, ये जो जिदें करती हो ना, ये जो बचपने वाले नखरे हैं, ये सब मुझे पसंद हैं, मगर दुल्हन होकर बस एक वादा करना है मुझसे। वह उलझकर बोली, कौन सा वादा? यारम की आंखों में नरमी उतर आई। यही कि अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझोगी और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी, चाहे हालात कैसे भी हों। वह कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से सर झुकाकर बोली, मैं वादा नहीं करूंगी। वह मुस्कुराया और हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। कमरे में पल भर के लिए सुकून उतर आया। बाहर से ढोलकी की आवाज़ें आ रही थीं, मगर अंदर का माहौल मोहब्बत और मान से लबरेज था। वह हैरत में खड़ी थी कि अभी कुछ पल पहले डर से कांप रही थी और अब दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। अगला दिन तयशुदा था और वह रुखसत होकर अपने कमरे से अपने शौहर के कमरे में चली गई। कमरे में खुशबू और सुकून का हसीन संगम बसा था। फानूस की मध्यम रोशनी नीचे बिछे गुलाब के फूलों पर झिलमिला रही थी। बिस्तर के किनारे वह सर झुकाए दुल्हन के लिबास में बैठी थी। गहरे लाल जोड़े पर सुनहरी कढ़ाई, कानों में चमकते झुमके और हाथों पर मेहंदी की खुशबू उसके हुस्न को और निखार रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आएगी। दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे कदमों से यारम अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़रें पल भर को ठहर गईं। वह कुछ देर बस चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और बिस्तर पर उसके बराबर बैठ गया। उसने कांपते हाथ को नरमी से थाम लिया। नायाब, बस ओती अबाना सान्या, उसने धीरे से पुकारा। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि आंख हटाने को दिल नहीं चाहता। वह तय कर चुका था कि अगर उसे मनाना है तो नरमी से मनाना होगा। इस छोटी सी लड़की को मनाने के लिए अब मोहब्बत जतानी होगी और वह उसके भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह घबराहट में सर झुकाए रही, मगर होंठों पर बेख्तियार मुस्कान आ गई। फिर आहिस्ता बोली,
मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आप रुखसती के बाद इतने अच्छे हो जाएंगे। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं बहुत पहले ही अपनी रुखसती करवा लेती। यारम उसकी मासूम बात सुनकर हंस पड़ा। मैं पहले भी इतना ही अच्छा था नायाब, बस तुम मुझे इतनी प्यारी कभी नहीं लगीं। मगर आज आज तुम इतनी हसीन लग रही हो कि दिल चाहता है वक्त यही ठहर जाए। वह धीरे से नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। यारम उसकी आंखों में झांककर बोला, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, मेरी दुआ का कबूल होना हो। मगर नायाब, एक वादा चाहिए मुझे। वह चौंक गई। वादा? कैसा वादा? यारम ने नरमी से उसका हाथ सहलाया। यही कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। देखो, औरत के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तालीम उसे पहचान देती है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। कल को जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मैं न रहा तो मेरी बीवी सर झुकाकर दूसरों पर निर्भर न रहे, बल्कि फ़ख्र से अपनी पहचान के साथ जिए। वह तुरंत होंठ भींचते हुए बोली, मगर खान जी, मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है शादी के बाद सुकून मिलेगा। यारम ने उसके रुखसार को मोहब्बत से छुआ। सुकून सिर्फ तब आता है जब इंसान खुद मजबूत हो। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी इज्जत सब तभी कायम रहेंगे जब तुम्हारे पास इल्म होगा। मैं तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगा, मगर मोहब्बत से चाहता हूं कि तुम अपनी दुनिया रोशन करो। वह खामोशी से उसकी बात सुनती रही। दिल के अंदर कुछ नरम सा पिघलने लगा था। आंखों में नमी भर आई, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यारम ने सुकून की सांस ली और उसकी आंखों में देखकर बोला, ये हुई ना बात मेरी नायाब वाली। फिजा में एक अजीब सा सुकून छा गया। दोनों के दरमियान फासले मिटने लगे। यारम ने धीरे से उसका घूंघट उठाया और उसके चेहरे को देखा। फिर मोहब्बत भरी सरगोशी की, अब मेरा हक है तुम पर। वह शर्म से पलकें झुका गई। अगले ही लम्हे यारम ने अपने लबों की नरमी उसके लबों पर बिखेरी, जैसे एक दुआ ने जन्म लिया हो, जैसे ख्वाब हकीकत में ढल गया हो। वह कांपती हुई उसके घेरे में सिमट गई। यारम ने उसे करीब करके अपने बाजुओं में मजबूती से थाम लिया। कमरे में खुशबू, लम्स और मोहब्बत खुलकर एक हो गए। रात लम्हा ब लम्हा मोहब्बत के घेरे में ढलती गई और अंजाम पर दोनों एक दूसरे के करीब सुकून और इत्मीनान के साथ ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे उनके बीच कोई कमी बाकी ही न रही हो। यह शादी की पहली रात थी, मगर उनके रिश्ते का सबसे मजबूत आगज़ भी एक मोहब्बत भरी, सच्ची और खूबसूरत जिंदगी की बुनियाद।